ये उसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सारी की सारी लेबर जो है आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आप उसका कंप्लीमेंट रूल यूज कर लेते हैं। अब कंप्लीमेंट रूल ये कह रहा है कि कोई भी टेस्ट ना हो, इसका कोई भी टेस्ट ना हो तो कंप्लीमेंट है कि ई फर्स्ट टेस्ट से भी डिडक्ट ना हो, सेकंड से भी डिडक्ट नहीं हो, एंड थर्ड से भी डिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो कंप्लीमेंट। तो याद रखिएगा, हमें ये तो पता चल गया E1 E2 जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है तो उनके कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आई रिपीट कि इवेंट A and B are independent, then their complement are also dependent. अब कहते हैं अगर A and B इंडिपेंडेंट है तो क्या A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे? यस। ठीक है, दिस विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंप्लीमेंट, राइट? तो अभी हमें देखा है कि टेस्ट जो है वो E1 E2 E3 ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 3 टेस्ट इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे E1 E2 E3। ठीक है, यहां इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। अब E1 टेस्ट डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और नॉट डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इसकी 0.3 है तो ये 0.7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इसकी 0.5 है तो 1 माइनस करके 0.5 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, सेम देखिए 3 स्टेप से आपके पास वही आंसर आया है। तो लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि एटलीस्ट 1 टेस्ट है। ठीक है, एडिशन लॉ की तरफ चले गए, एक्सपैंड किया, इंडिपेंडेंट एलिमेंट को यूटिलाइज करके उसको एक्सपैंड करके कर गया। अब आपको बता दें कि एटलीस्ट 1 का एक कंप्लीमेंट रूल भी इस्तेमाल होता है, आपने वो रूल इस्तेमाल किया। ठीक है, उसमें जो कंप्लीमेंट है उसको उसी रूल के तहत के अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके कंप्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे और उनको आपने प्रोडक्ट में स्प्लिट कर लिया और इंफॉर्मेशन जो है प्लग करके आंसर निकाल लिया। तो ये था बेटा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट और इसको हमने 3 इवेंट्स तक जो है वो एक्सटेंड पढ़ लिया है। ठीक है, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अब इसका आइडिया आपको देता हूँ बेस थ्योरम क्या है। एक्चुअली ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन ही है। अब देखिए एक सैंपल स्पेस है आपके पास, लेट्स से ये आपके पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, इन वेन डायग्राम ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें इवेंट बिलोंग कर रहे हैं। लेट्स से ये एक मेरे पास A1 इवेंट है, ये A2 इवेंट है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये A3 इवेंट है। 3 इवेंट है और 3 इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, लेकिन कॉमन पार्ट नहीं है इनके दरमियान। दिस पोर्शन फिर दिस पोर्शन और सेपरेट्स। लेकिन एक बात आपने देखे होंगे, अगर तीनों को मैं ज्वाइन करता हूँ, इन तीनों को मैं ज्वाइन करता हूँ A1 A2 A3, तो ज्वाइन करने से मेरा क्या बन रहा है? सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है, राइट? इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, राइट? दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। इनको ज्वाइन करने से क्या बनेगा? आपका पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। अच्छा, अब एक इवेंट ऐसा होगा जो इन तमाम में अकर करेगा। ठीक है, लेट्स से ये इवेंट बी है, इवेंट बी का पोर्शन जो है इसमें भी अकर कर रहा है, इसमें भी अकर कर रहा है, इसमें भी अकर कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना होता है? हमने कहना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर। अब बी जो है वो इस इवेंट में भी है, बी जो है वो A2 में भी है, बी जो है वो A3 में भी है। हाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, probability of B we can find that। अब देखिए at random अगर ये पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसमें से probability of B अकर, फिर at random हो सकता है मेरे पास ये 2 का पोर्शन आ जाता, इसमें से probability of B अकर, और at random अगर मेरे पास ये आ जाता, ठीक है, तो ये इसका मतलब है probability of this A1 अकर एंड probability of B जबकि A1 के पोर्शन अकर हो चुका है। ठीक है, या आ गया तो प्लस A2 का पोर्शन चूज हो जाता एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द B A2 से, और इसी तरह A3 एट रैंडम सेलेक्ट हो जाता एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द B गिवन A3। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो ये आपके पास जो है
एक सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी अकर की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे इस रूल के तहत, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 इवेंट है ना, इसको मैं k इवेंट तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, वो अप टू k हो जाएगा, ये मिशन एक्सपैंड हो जाएगा अप टू k इवेंट तक, राइट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके सेक्शन है जी, ठीक है, ई सेक्शन है जी, एफ सेक्शन है जी, ठीक है, जी सेक्शन है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसमें से बच्चे जो है ई सेक्शन के बच्चे हैं, एफ सेक्शन के, इनमें कोई कॉमन पार्ट तो नहीं है। अब इनका रिजल्ट पे एक इवेंट बना लेते हैं। रिजल्ट क्या है जी, हम कहते हैं बच्चे पास हो रहे हैं। अब पास जो है वो हर सेक्शन में पास भी है, फेल भी है, पास भी है, फेल भी है, पास भी है, फेल भी है, ठीक है। तो कंटीन में एक बच्चा मिलता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो, तो उससे जरा नोट कीजिएगा। कंटीन में मुझे एक बच्चा मिला इसी सेक्शन का, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो, तो पास की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हो सकता है हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि वो ई सेक्शन का और पास फ्रॉम ई सेक्शन वो कितने, इसी तरह एफ सेक्शन का भी हो सकता है एंड पास फ्रॉम एफ सेक्शन, जी का भी हो सकता है एंड पास फ्रॉम जी सेक्शन। अब अगर वो पास है, अगर हमें ये पता चलेगा, इस पे जरा नोट कीजिएगा, अगर स्टूडेंट ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट जो मिला है उसने ये बता दिया कि मैं पास हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिलोंग टू सेक्शन ई, ही बिलोंग्स टू सेक्शन एफ और ही बिलोंग टू सेक्शन जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर गिवन इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि दिस इवेंट is already occurred, then what is the probability, he belong to a particular sections, intersection between E or F or G। तो इसकी probability हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। अब देखें, ये जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है, टोटल प्रोबेबिलिटी दिस, ये डिवाइड हो जाएगी आपका इससे, इस वन से, ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। और जिस सेक्शन को वो बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उस सेक्शन का जो पोर्शन है आपने न्यूमरेटर में रख देना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये A1 से बिलोंग करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट B occur, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट B occur, ठीक है। एंड नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी, इफ इट इज नाउन दैट B occur, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he belongs to A, राइट, ये बात हो रही है। तो B occur हो चुका है, B occur हो चुका है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, the probability of the B already occurred, ये पता चल चुका है। What is the probability that he belongs to section A, A1। तो क्या आएगा, तो A1 का जो पोर्शन है ये वाला, ये आप उठा के न्यूमरेटर में रख देंगे, ठीक है, ये उठा के जरूर, तो ये आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर ये कहता है कि B is already occurred, what is the probability that A1 occur, ठीक है, he belongs to A1, he belongs to A2 now। अब A2, अब टोटल प्रोबेबिलिटी है आपके पास है B अकर होने की। अब इसमें से वो पूछ रहा है कि B ऑलरेडी अकर हो चुका है, क्या फर्दर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A2 से बिलोंग करता है, तो A2 का जो प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है ये आप न्यूमरेटर में प्लग करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है, वो ये है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है इसको क्या कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, ठीक है। इनके नाम जो रख लेते हैं ताकि आपको जब गिवन इंफॉर्मेशन दी जाए तो पता होगा क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या निकालनी है, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ जो दिया हुआ है उसका उलट है ना, ये जो दिया हुआ है उसका उलट है। इसका मतलब ये तो आपके पास जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये कंडीशन, ये क्या है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये सिंपल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी या प्रायर प्रोबेबिलिटी, आपको पहले से पता ही है, ठीक है। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी या प्रायर प्रोबेबिलिटी, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट विल बी दिस इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आप दोबारा से अपनी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाती है।
तो this all together is known as Bayes theorem. All together is known as Bayes theorem. ये this is for 3 इवेंट. अगर इसको मैं k1 तक लिखूं तो this will become probability of ai given b. ठीक है. और probability of कोई आप 1 को ऊपर रखना चाह रहे हैं, 2 को ऊपर रखना चाह रहे हैं, जिसको भी वो जिसमें इंटरेस्टेड है पूछने में. This one equal to summation I1 to k probability of ai into probability of b given ai, where I varies from 1 2 up to k1 तक. तो ये मैंने इसको एक k1 तक जो है वो उस थ्योरम को कोसेले को पहले बंद कर दिया. तो देखिए ये समीशन है ना, ये नीचे वाली टोटल प्रॉपर्टी 3 इवेंट है, फिर 4 हो जाता. तो मैंने इसको समीशन साइन के साथ एक्सप्रेस कर दिया. तो ये एक्चुअली सम हो रहा है अप टू k केसेस तक, और उनमें से वन ऑफ द केसेस जो ith केसेस है वो डिनोमिनेटर जिसकी प्रोबेबिलिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं. तो दिस बिकम इज द बेस थ्योरम. ठीक है. ये बेस थ्योरम जो है, जो बेस एक्चुअली डेवलपर के नेम से है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है. ये बेस जो है इनकी डेथ के बाद जो है ये थ्योरम जो है वो कह लीजिए पब्लिश हुआ था. इनके एक फ्रेंड थे राइस. उनकी डेथ के बाद जब इनके वो ही उनके साथ साथ देखे गए, काम देखा गया, बुक्स वगैरह जैसे दोस्त करते हैं वो गए, तो उन्होंने देखा कि ये इनका एक वर्क है जो उन्होंने किया हुआ है. तो उन्होंने फिर इसकी काट छांट करके जर्नल में जमा करवाया और फिर देन ये पब्लिश हुआ. तो माई जो ओपिनियन है, मैं कि इसका नाम जो है बेस एंड राइस थ्योरम होना चाहिए था. चलिए फर्स्ट आथर उनका आ जाता, क्योंकि राइस अगर ये एफर्ट ना करता तो शायद ये थ्योरम एग्जिस्ट ही ना करता, क्योंकि ये उनकी डेथ के बाद का काम